जैसा कि अस्करिया कॉलेज की रवायत है कि हम अपने आउटगोइंग स्टूडेंट्स को एक सेशन उनके लिए करते हैं जिसमें कैरियर काउंसलिंग और एंट्री टेस्ट्स वगैरह को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, कैसे तैयारी करनी है, और वो तैयारी करवाते भी हैं। तो फर्स्ट तो यही अनाउंसमेंट है कि हमारे पास अपने अस्करिया कॉलेज के पास भी ये फैसिलिटी मौजूद है एंट्री टेस्ट तैयार करवाने की, जो सेशन हमारा जैसे ही आपके पेपर एंड होंगे उसके बाद शुरू हो जाता है। तो उसकी जो डेट होगी वो हम मैम अमरीन के थ्रू आपको अनाउंस कर दें। ये जो सिलेक्शन है एंट्री टेस्ट की या किसी भी जगह आपने दाखला लेना है, इस फैसले का इन्हिसार और इन सब चीज़ों कि किस आप कह लें कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है इंफॉर्मेशन का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन, कि आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं। उसकी एग्जांपल अभी आपके सामने आ जाएगी। वो स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें जिन्होंने NMD CAT टेस्ट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है। ठीक है, आप बेटा खड़े हो ना, हाथ ऊपर रखें, हाथ ऊपर रखें। ये गिन रही हैं, इन्हें गिने कितने हैं ये लोग। हाथ सीधा हाथ ऊपर करें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर NMD CAT टेस्ट? 21 स्टूडेंट्स इस हॉल में जो बैठे हैं उनमें से 21 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। नस्ट के लिए किस किस ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली प्री इंजीनियरिंग? ये थोड़े से इनको मैं खुद ही गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग, सॉरी। ठीक है, कितने लोग नस्ट का जो पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा भी चल रहा है शायद, कितने लोग टेस्ट दे चुके हैं प्रैक्टिस के लिए या उसके लिए? नो वन। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है कि आपने अभी तक एक भी टेस्ट उनका नहीं दिया और 21 लोग NMD CAT के टेस्ट के लिए रजिस्टर हुए। ठीक है, जो रजिस्टर हुए उन्हें डेट्स का पता होगा। जो अभी रजिस्टर नहीं हुए हो सकता है उन्हें रजिस्ट्रेशन डेट भी पता ना हो सकता है उन्हें टेस्ट डेट भी पता ना हो। बाकी चीज़ें इसके बाद की होती हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट में आएगा क्या, सिलेबस क्या आएगा, तैयारी कैसे करनी है, कितनी तैयारी के बाद दाखला हो जाता है। चलिए, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन, लास्ट ईयर MBBS का पंजाब में मेरिट क्या था? 91 पॉइंट समथिंग क्लोज हुआ था। समथिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। 91.8 है। 91.8 क्लोज है ये। ठीक है, 91 पॉइंट तकरीबन 7-8 ये मेरिट था इसका एंट्री टेस्ट का। तो ये जो आपको मैंने 4-5 सवाल किए हैं ये इंफॉर्मेशन है। अगर आप एक इंफॉर्मेशन सही तरीके से अपने लिए गेट नहीं कर सकते तो दाखला कैसे लेंगे? आप किसके सहारे बैठे हुए हैं कि वालिद साहब सर्च करके निकाल के देंगे आपको कि भाई ये डेट है, इस पे अप्लाई करें, या इतनी फ़ीस जमा होगी रजिस्ट्रेशन की, ये सब कुछ होगा, या कोई बड़ा भाई करके देगा या बड़ी बहन करके देगी? ये तो काम आपके करने का है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, भी इंफॉर्मेशन जस्ट इतनी होती है, आप जाना चाह रहे हैं लाहौर, तो आपको यही नहीं पता कि लाहौर कितने किलोमीटर दूर है, तो आप गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाएंगे? ऐसे ही निकल पड़ेंगे। तो इसीलिए लास्ट ईयर की एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि एक स्टूडेंट फीमेल ही थी यहाँ की, तो वो काफ़ी स्टूडेंट, चूँकि हम इधर पुराने काम कर रहे हैं, मेरे रेफरेंस से भी इधर दाखिल हो जाते हैं, मैम अमरीन के रेफरेंस से मेरे पास दाखिल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो वो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो है वो मेरे पास आई वालिद साहब के साथ, कहते हैं हमने दाखला लेना है। तो मैंने कहा कहाँ दाखला लेना है? दाखिले तो सारे बंद हो चुके हैं। वो कहते हैं रिजल्ट तो अभी आया है परसों। तो वो यहाँ तक जब बात पहुँच जाए कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं जब रिजल्ट आएगा मेरे नंबर आएंगे फिर मैं देखूंगी कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना, ये वो लेवल है जिस पे आप सबसे पहले आपको मार पड़ती है और आप पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज जस्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे आप वेल इन्फॉर्म्ड है चीज़ों के मुतालिक तो आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं। इसकी मिसाल भी इसी में हम आपको जो है वो देंगे। अब आ जाएं इस बात की तरफ कि इसकी तैयारी करनी कैसे होती है। अभी इंफॉर्मेशन की स्लाइड्स तो हम चला देंगे कि कौन सी डेट है, किस यूनिवर्सिटी की क्या हो रहा है, क्या पैटर्न है, कितनी वेटेज है,
फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप तेज़ी से उसको नोट करते चले जाइएगा। अब अगली बात ये आ जाती है कि कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। अगर आप कह रहे हैं कि 91.7 या 91.8% ये मेरिट था पिछले साल मेडिकल कॉलेज का, तो मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला लास्ट ईयर ये था कि आपके 50% मार्क्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे एंट्री टेस्ट से, 40% मार्क्स आपके शामिल किए जाएंगे इंटरमीडिएट से, एफएससी से, और 10% आपके लिए जाएंगे कहाँ से? मैट्रिक से। समझ आ गई वाली बात? अभी आसान सा फार्मूला है। मसलन आपने एंट्री टेस्ट में 200 में से, पिछले साल 200 का टेस्ट था, अभी 210 का हो गया, तो 200 में से 190 स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर है। चलें करें कैलकुलेट, कितने परसेंट बने? 200 में से 190 स्कोर किया आपने, कितने? 95%। गुड। अब इसका 50% वेट शामिल होगा किसमें? फार्मूले में। तो 95% का 50% कैलकुलेट करें। मैथ्स वाले सर इधर ही बैठे। 47.5 47.5 नंबर आपके पास आ गए। अब आपके इंटरमीडिएट में आए मार्क्स 990 1100 में से, ये बन गए 90%। इसका 40% शामिल होना है, करें 40% 90% का। आसान सा है, इतनी देर लगाई तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे एंट्री टेस्ट में नहीं होने। 36, ये 36% नहीं है, 36 है अभी। 47.5 में 36 ऐड कर दें, 47.5 में 36 ऐड कर दें, 83.5। ठीक है। अब आपके मैट्रिक में सपोज नंबर थे 1020 आउट ऑफ 1100, कितने परसेंट बने? 1020 92। ठीक है, 92 का 10% निकालें, 9.2। इसको 83 जो आया था उसमें ऐड करें, पहले क्या आंसर आया था? 36 और 47.5 को ऐड करके 83.5। इसमें 9.2 ऐड करें, 92.7। सबको याद है क्या आंसर आया हमारा? 92.7। ये स्टूडेंट पिछले साल सिलेक्ट हो गई, क्योंकि मेरिट क्या था? 91.8, तो ये उससे ज़्यादा थी इनके मार्क्स। इन्होंने कितने मार्क्स लिए? 990 लिए एफएससी में, 1020 लिए मैट्रिक में, 190 आउट ऑफ 200 इन्होंने स्कोर किया किसमें? एंट्री टेस्ट में। अब वहाँ से आप खुद ये फार्मूला बना सकते हैं। सपोज आपके 190 नहीं आते, 192 आ जाते, 190 नहीं आते, 188 आ जाते, 184 आ जाते, जो भी मार्क्स आते, तो आप उसके साथ ये सारा फार्मूला कैलकुलेट करके अपना मेरिट खुद बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसमें आप खुद सोचेंगे कि जो स्टूडेंट 180 से नीचे आएगा वो स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता मेरिट से बाहर होना शुरू हो जाए। यानी जिसने भी को 91-92% से नीचे स्कोर किया एंट्री टेस्ट में या इंटरमीडिएट में, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? उस सिस्टम से आउट हो रहा है। अगर उसके 2-3% कम हैं इंटरमीडिएट में, तो उसको 2-3% ज़्यादा लेने पड़ेंगे किसमें? एंट्री टेस्ट। अगर उसके उधर 2-3% ज़्यादा है, 95% तक उसने एफएससी की है, तो उसके पास मार्जिन है कि अगर वो 2-3% नीचे भी चला जाता है एंट्री टेस्ट में 90% से 2-1%, तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाएगा। अब इसके बाद अगली बातचीत जो है वो इसके मुताल्लिक कि ये तैयारी करनी कैसे होती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे तैयारी की जाती है, तो आप ये समझें कि पूरी दुनिया में दाखले इस लेवल के ऊपर जहां आप जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं मेडिकल में, या कोई ग्रेजुएशन करना चाह रहा है इंजीनियरिंग में, या कोई ग्रेजुएशन करना चाह रहा है किसी भी और सब्जेक्ट में, तो पूरी दुनिया एंट्री टेस्ट लेती है, अकेला पाकिस्तान एंट्री टेस्ट नहीं लेता।
उनके एंट्री टेस्ट इतने मशहूर हैं और इतने साउंड हैं कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। मसलन सेट, मसलन जी मैट, नाम सुने आपने इनके? तो वो इतने आप ये कहें कि साउंड एंट्री टेस्ट हैं। तो हमारा चूँकि ये लोकली एंट्री टेस्ट होता है जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हैं, तो हमने जो इतने साल पढ़ा के जो चीज़ समझी वो आपको हम चंद अल्फाज में बता देंगे। मैं भी बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, हमारे साथ और प्रोफेसर साहिबान भी बैठे हुए हैं कि अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। जो भी एंट्री टेस्ट है वो आपसे डिमांड करता है कि आप ज़हीन हो, ये पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप शार्प माइंडेड हो, आप स्मार्ट माइंडेड हो, आप तेज़ी से डिसीजन कर सकें क्वेश्चंस के ऊपर, आपके हाथ पाँव ना फूलें कि आप सोचते रहें कि ये सवाल कैसे हल होगा। मिसाल के तौर पे मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें नंबर ऑफ़ लूप्स गिवन है, फ्लक्स की चेंज गिवन है, टाइम गिवन है, वो कहते हैं ईएमएफ निकालें, तो अगर आप सोचने बैठ गए कि फार्मूला ईएमएफ का क्या है, तो फिर तो टाइम गुजर गया। जिसको आता है वो कहेगा E = माइनस एंड del phi by del t, ठीक है। अगर फ्लक्स डायरेक्ट नहीं गिवन, उन्होंने बी की वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू दी है, या एरिया भी नहीं दिया, रेडियस दे दिया लूप का, तो फिर रेडियस से एरिया कैसे निकलेगा? ये सब चीज़ें उसको टिप्स पे होनी चाहिए। वो फ़ौरन उन चीज़ों को लिखे और बग़ैर कैलकुलेटर के आंसर निकालने की सलाहियत रखता हो, तब उसके फ़िज़िक्स में मार्क्स आएंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर उनकी अपनी ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं। तो वो अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई आपको ये कहता है कि बग़ैर तैयारी के चले जाएं, तो बग़ैर तैयारी के तो कोई एक दिन के सफ़र पे भी नहीं जाता। ऐसा है या नहीं है? अगर बग़ैर तैयारी के आप एक दिन के लिए कहीं ट्रैवल भी करने पहुंच जाएं, तो अगले दिन सुबह उठते साथ आप कहेंगे टूथब्रश तो मेरा घर रह गया, अभी नया ख़रीद के लाएँ। तो रात को याद आएगा, रात को सोने वाले कपड़े तो मैं लेके ही नहीं आया। तो इतनी आपको बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई इसके लिए आप किताबें ये पढ़ लें, रीड कर लें, तैयारी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होती है कि आप जब बार बार क्वेश्चंस को करते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग अदर हेल्पिंग टूल्स, तो आपको फिर चीज़ें याद होना शुरू होती हैं, फिर तरतीब में आती हैं, फिर जहन में बैठती हैं, फिर आप तेज़ी से करते हैं। तो एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़हीन है, वो कहता है 200 के 200 क्वेश्चंस मुझे आते थे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो मैं 180 करके आया। तो आपका क्या ख्याल है, वो सिलेक्ट हो जाएगा? मुश्किल है ना। तो इसलिए जहानत प्लस स्मार्ट माइंडेडनेस, शार्प माइंडेडनेस ये रिक्वायर होती है। ये क्यों रखी गई है? पूरी दुनिया के लोगों को, जो भी कंपनियां चला रहे हैं, हुकूमतें चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तेज़ी से फ़ैसला कर सकें, आपका काम कर सकें, बैठे ना रह जाएं कुर्सी के ऊपर और आपका काम निकल जाए, ख़राब हो जाए, कंपनी डूब जाए। ऐसे लोगों की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती। एंट्री टेस्ट आप में सेग्रीगेशन कर देता है इस चीज़ से कि ये लोग स्मार्ट माइंडेड हैं, तेज़ी से डिसीजन ले सकते हैं, जहानत भी इनकी ठीक है, चीज़ें भी इनको याद हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और ये लोग वो हैं जो पीछे बैठे रहे। और ये सारा काम आपने 40, 50, 60 दिनों में करना होता है। हर साल ऐसा ही होता है। फर्स्ट ईयर की बुक्स को भी तैयार करना है, सेकेंड ईयर की बुक्स को भी तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। तो ये एक बेसिक आपको मैंने चीज़ बताई। अगर कोई इस चीज़ को भी समझ ले और इसकी बेस पे तैयारी करता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप उसमें जितना ढीले तरीके से पीछे रहते चले जाएंगे, मसलन कई हमने ग्रुप्स पढ़ाते हुए देखा कि उनको नहीं पता कि इसमें कितना लोड उठाना पड़ता है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, तो पहले हफ्ते के बाद आपकी 20% क्लास भाग जाती है, फ़ीसें जमा करा के भाग जाती है। क्योंकि ऐसा होता है जावेद साहब के लिए, वो इसलिए उन्हें पता लग जाता है, वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये हमारे बस का काम नहीं है। बात आप समझ आ रही है ना? उन्हें पता लग जाता है कि ऐसे ही हम 40-50 दिन यहाँ पे क्या करेंगे, आके बैठे रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे। जब उनका पहला टेस्ट होता है कोई भी 40 MCQ, 50 MCQ, तो पता लगता है 10 ठीक है।
जिसने सेलेक्ट होना है उसके भी ऑलमोस्ट ये 10 ही ठीक होते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते करते आखिर तक पहुंच जाता है कि उसके 40 में से 35 ठीक हैं, 40 में से 40 ठीक हैं। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। आपको रोज़ाना के 2-2, 3-3 चैप्टर तैयार करने पड़ते हैं घर पे बैठ के, फिर आप ये तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं उसमें। तो अब हम इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये कुछ चीज़ें ये आप नोट करते चले जाएंगे। मसलन NMD CAT की रजिस्ट्रेशन यहाँ से 21 लोग कर चुके हैं और ये 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन जारी है, 15 जुलाई तक। इस बार इसका टेस्ट जो है वो एक डेट पे नहीं हो रहा। इस बार इसका टेस्ट जो है वो 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलता रहेगा, जारी रहेगा। ये उसी तरह है जैसे नस्ट, आपने चूँकि किसी ने नस्ट का टेस्ट इसमें से दिया हुआ नहीं, तो या ECAT का टेस्ट पिछले साल जो हुआ था कि आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे। कौन से सेंटर? जहां कंप्यूटर्स इंटरनेट के ऊपर हाई स्पीड पे मौजूद हैं। तो आपको वो एक कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे, 9 बजे 9:30 बजे जो भी टाइम है उनका उस पर टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा, आपने उसके आंसर ABCD आप रफ शीट दे देंगे, कैलकुलेशंस वगैरह के लिए आप करके लगाते रहेंगे और अपने टाइम पे टेस्ट वो क्लोज़ हो जाएगा, आपका रिज़ल्ट चला जाएगा। उसके फ़ौरन बाद आपको जो है वो रात को आमतौर पे की दे दी जाती है कि ये आपका टेस्ट था, ये उसकी आंसर की, आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें। तो जो आप आंसर लगा रहे होते हैं शीट पे वो आप नोट करते जाते हैं, आप ख़ुद कैलकुलेट कर लेते हैं आपका कितना स्कोर आया। वैसे एक हफ़्ते बाद नॉर्मली या ये चूँकि आप 1 महीने तक रिज़ल्ट लेते रहेंगे तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। टेस्ट डेट आपने खुद चूज़ करनी है। इसमें से अभी सहूलत ये दी हुई है उन्होंने कि 2 से 3 टेस्ट डेट्स आप चूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम थी मैम अमरीन ने मेरे से डिस्कस की थी, तो मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना के इनको भेज दी थी कि उसमें ख़ुद हमने जो है वो फेक रजिस्ट्रेशन की थी, एक आईडी नंबर डाल के। तो आपका कोई भी ईमेल हो आप उसमें डाल के सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे अपने ईमेल के थ्रू तो फिर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। टेस्ट पैटर्न NMD CAT का इसको नोट कर लें। 68 क्वेश्चंस बायोलॉजी से हैं, 56 फिज़िक्स से हैं, 56 केमिस्ट्री से हैं, 20 इंग्लिश से हैं और 10 क्वेश्चन पहली दफ़ा मेडिकल के टेस्ट में लॉजिक रीजनिंग के डालें। लॉजिक रीजनिंग पिक्चर बेस्ड भी होती है, न्यूमेरिक बेस्ड भी होती है, अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड भी होती है। तो वो आप अगर कोई भी ऐसी इंटेलिजेंस की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मसलन एक क्वेश्चन है उसमें पहले लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आसान सा क्वेश्चन बताए, 3 then 5 then 8 then 12। ठीक है, पहले 3 और 5 में 2 का गैप था, 5 और 8 में 3 का गैप था। नेक्स्ट क्या आना है? ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड भी होते हैं, पिक्चर बेस्ड भी होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस ऐसे शामिल किए गए हैं पहली दफ़ा। टोटल क्वेश्चंस आपको अभी बताया था कि लास्ट ईयर 200 थे, अब 210 हो गए। इसका डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने खुद दिया है, कहते हैं 20% आसान क्वेश्चन आएंगे, 60% मॉडरेट होंगे और 20% इसमें हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। जो हार्ड क्वेश्चंस को कर सकता है उसी की सिलेक्शन होती है। 80% टेस्ट करने वाले की सिलेक्शन नहीं होती। इजी और मॉडरेट को इकट्ठा कर लें, कितना बना? 80%, उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। इसके बाद NMD CAT के बाद नम्स की डिटेल्स भी नोट कर लें। नम्स कहते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस को। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 29 जुलाई से स्टार्ट होगी, 11 सितंबर तक डेट है। टेस्ट डेट पे अभी वो दे रहे हैं 11 अक्टूबर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, इसलिए हमने लिखी नहीं है। वो आ जाएगी आपके पास। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, एंट्री टेस्ट फ़ी 3000 है। पैटर्न देख लें नम्स का।
क्वेश्चंस बायोलॉजी से 40, फिज़िक्स से 60, केमिस्ट्री से और 20 इंग्लिश से। इसकी वेटेज FSC 50%, एंट्री टेस्ट 50%। अभी हमने वेटेज NMD कैट की इसलिए नहीं बताई कि वो डिसाइड ही नहीं हुई इस साल की। उन्होंने जो रिक्वेस्ट सेंड की है, उन्होंने कहा कि जो भी आप आगे की वेटेज बनाते हैं 50% एंट्री टेस्ट की वेटेज लाजमी रखनी है। बाकी आप मैट्रिक को 20 करते हैं, इंटर को 30 करते हैं, या मैट्रिक को 10 करते हैं, इंटर को 40 करते हैं, वो जैसे भी करें, इसकी वेटेज एंट्री टेस्ट की 50% रखेंगे। टोटल क्वेश्चन इसके 200। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि नम्स के अंडर कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज, इसी के साथ AFPGMI आर्म कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, CMH लाहौर है, मुल्तान है, कोयटा है, वाका मेडिकल कॉलेज इसके साथ एफिलिएट है, हाईटेक मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट ये इसके साथ टेक्सला का एफिलिएट है। वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ उस टेस्ट को दे के उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीका याद रखें, पहले आप टेस्ट देते हैं। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप सिर्फ टेस्ट के लिए रजिस्टर हैं, अभी आपने किसी जगह एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं किया हुआ। जब आपका टेस्ट स्कोर आ जाता है फिर आप डिफरेंट जगहों पे एडमिशन ओपन होता है, वो टेस्ट स्कोर लेके आप एडमिशन फॉर्म में फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसी तरह ये लिस्ट है पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस की, सरकारी, प्राइवेट नहीं हमने इसमें अभी शामिल किया। 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब में, इनकी अपनी एक हिरार्की है। वो हिरार्की क्या है? वो इस बेस पे होती है कि इनमें कैसे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, कैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका रिज़ल्ट क्या आता है। तो टॉप पे जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है वो लाहौर का किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है। क्या नाम है उसका? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। दूसरे नंबर पे भी लाहौर का ही है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह इनकी एक पूरी तरतीब है। लेकिन आपने टेस्ट दिया, आप पिंडी की रहने वाली हैं, आप कहती हैं मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये है कि मुझे RMU में दाखिला मिले, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में RMU लिख देंगे। सेकंड में आप फिर कोई नज़दीक का और शहर लिख देते हैं, कोई गुजरात लिख देता है, सियालकोट लिख देता है, तो वो आप लिखते जाएंगे। या आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी खुद बनानी होती है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एंट्री टेस्ट के स्कोर के बाद। इसी तरह ये तेज़ी से मैं गुजार दूंगा, सिंध के मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ भी 21 की लिस्ट है, और KPK में 17 मेडिकल कॉलेजेस की ये लिस्ट लिखी हुई है आपके सामने। बलूचिस्तान में 5। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि वो KPK के हों, सिंध के नॉर्मली, और बलूचिस्तान के नहीं होते, और KPK के हैं तो उन्होंने KPK का ईटा जो टेस्ट है वो देना है, और उसके बाद वहाँ पे अपने उसमें अप्लाई करना है। हाँ, एक सूबे की दूसरे सूबे में सीट्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होती हैं। मसलन पंजाब की KPK के 17 मेडिकल कॉलेजेस में हर मेडिकल कॉलेज में एक एक सीट है ओपन मेरिट की, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक सीट है। जब आप अपने सूबे में अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास टोटल सीट्स हैं 3299, 3299, 3300 से एक कम। ओपन मेरिट की पंजाब में कितनी सीट्स हैं? 3299। इन पे आपने अप्लाई करना है। इसमें से आपको बताया था कि लास्ट मेरिट क्या था? 91.7। वो उस स्टूडेंट का था जिसका मेरिट नंबर 3299 होगा। ये उसके नंबर हैं। जो बाकी हैं वो उससे सारे के सारे जिनका दाखिला हुआ है वो क्या है? उससे ऊपर है। इसके बाद अब कुछ चीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वालों के लिए मेडिकल से हटके, क्या आप नस्ट में, जीकी में, यूईटी में, प्यास में, बाकी नाम हमने नहीं लिखे, IST में, एयर यूनिवर्सिटी में, कॉमसेट्स में, इस्लामिक इंटरनेशनल में, वाह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, ये मैंने 8-10 नाम बोल दिए। इन सब में बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टॉप की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 350 के करीब है। ये पहली आप कहें 350 यूनिवर्सिटीज़ में आती है पूरी दुनिया की। इसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है वो प्यास है। उसमें सीट्स बहुत कम है। इंजीनियरिंग ही वो 2 कराते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसके साथ कंप्यूटर साइंस कराते हैं। तो इसलिए
वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम एडमिट हो सकते हैं। यहाँ पे इनके पास चूँकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी फैकल्टी बहुत बड़ी है, इनके डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, तो इसलिए नस्ट जो है ये तकरीबन आप ये कह लें कि सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है पाकिस्तान की। इसके बाद अगर साइज़ के लिहाज से बड़ी है तो वो यूईटी लाहौर है, वो यूईटी के अंडर आएगी, यूईटी के टेस्ट में। यूईटी टेक्सला तकरीबन 1200-1300 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर लेती है। तो इस तरह डिफरेंट जगह पे आप अप्लाई करेंगे अपने मेरिट के हिसाब से। नस्ट का टेस्ट 200 मार्क्स का होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट चेंज हो रही है बार बार, इसलिए अभी ओपन है नस्ट की रजिस्ट्रेशन NET 3 के लिए, और NET 4 भी ले रहे हैं पहली दफ़ा कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ ये पूरे साल में 3 एग्ज़ाम लेते थे। दिसंबर में NET 1 होता है जब आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे होते हैं, जब आप सेकेंड ईयर के पेपर देने के करीब होते हैं तो मार्च अप्रैल में NET 2 होता है, और पेपर्स के बाद जून जुलाई में NET 3 होता है। ये नॉर्मल रूटीन है, कोरोना रूटीन से हट के। अभी चूँकि कोविड की वजह से रूटीन सारी डिस्टर्ब है, तो NET 3 अभी स्टार्ट हो रहा है उनका, और NET 4 आपके पेपर्स के बाद होगा। तो एक चांस उन्होंने और क्रिएट की है कि आप उसमें दे सकते हैं। 3300 इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। उसी तरह रजिस्ट्रेशन आप अपना अकाउंट बना के नस्ट की वेबसाइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। ऑनवर्ड जो लिखा है इसका मतलब है कि ये टेस्ट कंटिन्यूसली 26 जून के बाद चलते रहेंगे। आप अपनी डेट खुद इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स 80 MCQs, फिज़िक्स 60, केमिस्ट्री 30 एंड इंग्लिश 20, और इंटेलिजेंस वही जो पहले अभी मेडिकल में भी आए थे वो 10 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस इसके जो है वो 200 बनते हैं। आम तौर पे जो स्टूडेंट इसमें 140 स्कोर कर लेता है, ये जहन में रखें जो मेडिकल वाले बैठे हैं कि उनका काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्री इंजीनियरिंग वाले डॉक्टर नहीं बन सकते, प्री मेडिकल वाले अब इंजीनियर बन सकते। ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम? बहुत कम आवाज़ आई है। तो वही मैं शुरू से इस बात का रोना रो रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, इसको रखने के लिए जब मोबाइल आपके हाथ में आए तो कोई किस्त देखने की बजाय कोई वेबसाइट खोलें, उससे देखें कौन सी डेट है, क्या डेट आई है। आप ढूंढ रहे होते हैं अगले ड्रामे की किस्त आई है या नहीं आई अभी तक। तो इसलिए आप उसको इंफॉर्मेशन लें, अपने पास नोट करें। उसी में उनका सैम्पल पेपर भी मौजूद है, उसको सॉल्व कर लें किसी दिन। मेरिट सिस्टम इनका मैट्रिक 10%, इंटरमीडिएट जस्ट 15%। ठीक है, पहले फ़र्स्ट ईयर लेते थे नॉर्मल रूटीन में, अब चूँकि फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही आपका नहीं हुआ तो इसलिए ये इंटरमीडिएट में से 15% वेटेज लेंगे, और इनके अपने टेस्ट की वेटेज 75%। अब इसका फार्मूला आपने बनाना है तो उसी तरह आपका स्कोर है 990, 90% बना। इस 90 को आप 0.15 15% से मल्टीप्लाई कर दें, 0.15 आपका स्कोर आ जाएगा इंटरमीडिएट का। जो मैट्रिक का स्कोर था 92%, उसको 0.1 यानी 10% से मल्टीप्लाई कर दें, आपका मैट्रिक आ जाएगा। एंट्री टेस्ट में आपने स्कोर किया 150, तो 150 बनता है 75%, तो 75% का 75% कैलकुलेट कर लें 0.75 से मल्टीप्लाई करके, तो आप इन सब को ऐड कर दें, ये आपका मेरिट है। जनरली हर साल जो स्टूडेंट 140 क्रॉस कर जाता है इनके टेस्ट में 200 में से, दैट इज़ जस्ट 70%, उसको अच्छी इंजीनियरिंग मिल जाती है। जो 130 क्रॉस कर जाता है उसको जो भी इंजीनियरिंग, कई स्टूडेंट्स को ऐसी इंजीनियरिंग पसंद होती है जो टॉप की नहीं है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग्स आपको मिलेंगी 130 और 140 के दरमियान मिल जाएंगी। इससे भी नीचे 120 पे भी आपका दाखला हो जाता है, BS फिज़िक्स में, BS मैथमेटिक्स में, BS फलां बहुत सारी उनकी चीज़ें। तो इसलिए नस्ट से पढ़ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम ये समझते हैं कि ये एक उनके लिए एज़ाज़ की बात है। जितने स्टूडेंट टॉप की यूनिवर्सिटी में चले जाएं उनके लिए ये आसानी होती है कि वो सबसे बेहतर एक तो पढ़ते हैं, और बाहर मार्केट में आके, जॉब मार्केट में आके उनकी वैल्यू बेहतर होती है। तो नस्ट के बाद जी पूछें।
वैसे तो अभी हमारी ये इंफॉर्मेशन की स्लाइड्स चल रही हैं। जो इनका क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन इसको हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को भी जॉब नहीं मिलती कई, ऐसा है कि नहीं है? तो इसका जो आंसर है ना बेटा वो बहुत ही क्लियर है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना होता है काम करने के लिए, चाहे आप जॉब करें या अपना काम करें, कि आप मुआशरे के लिए मुफीद हैं। ठीक है, वो एक बहुत अच्छे काउंसलिंग करने वाले पर्सन है लाहौर के, कासिम अली शाह, किसी ने सुना हो उनको? तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता। ऐसे ही जवाब है जावेद साहब, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप आपका अपना है। और ये मेरे से आप एक लफ्ज़ ले लें, अगर आपका एटीट्यूड बेहतर है तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, वो समोसे बेच के करोड़पति बन गया, उसका काम करना आता है, उसका एटीट्यूड बेहतर है, मार्केट में ठीक तरीके से बैठता है, टाइम पे काम पे आता है, सही काम करता है, ठीक है, लोगों के साथ उसके ताल्लुकात क्या हैं, बेहतर हैं। जो जॉब करने आए और वो बैठ के थोड़े दिन में कभी गर्मी बड़ी है, अभी क्या करें, अभी काम नहीं होता। ठीक है, इतनी गर्मी में तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो वो थोड़े दिनों में काम छोड़ जाएगा, इतनी गर्मी में कोई काम नहीं होता। जब सर्दी आएगी तो सर्दी, इतनी हीटर ही नहीं है कमरे में, तो हीटर के बगैर तो काम नहीं होता। तो जब तक आप इन चीज़ों से आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक आप आगे अपना काम सीधा नहीं कर सकते। आप चाहे अपना काम करें, अपने काम करने वालों को कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, सुना है लफ्ज़ ये वाला? वो अपना काम खुद शुरू करते हैं, वो खुद अपने लिए जॉब तलाश करते हैं और लोगों को जॉब पे रखते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। कभी आपने किसी दुकानदार को देखा है कि वो अपने ग्राहकों से जो आ रहा है तल्ख बोल रहा हो? उसे पता है मेरी दुकान डूब जाएगी। वो गर्मी क्यों नहीं कहता कि भाई बहुत गर्मी है, मैं दुकान नहीं खोलूँगा, मैं 11 बजे बंद कर जाऊँगा, फिर शाम को आके 5 बजे खोलूँगा? वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। आप बाज़ार जाएं, सारा बाज़ार खुला हुआ, उसे पता है कि मैंने इस पे अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे डूब जाएंगे अगर मैंने ये एटीट्यूड रखा। तो जॉब में भी जाके आप वही एटीट्यूड रखें कि जिसने मुझे जॉब दी है, मैंने इसका काम आगे बढ़ाना है, मैंने इसका काम आगे लेके जाना है। उसे जाके यकीन दिलाएं कि मुझे जो आप काम देंगे आप भूल जाएं, उसके बाद काम आपको 100% पूरा हुआ हुआ मिलेगा। मुझे कोई चीज़ ना समझ आई, मैं आपसे पूछ लूँगी दरमियान में, काम मैं पूरा करके जाऊँगी। चाहे छुट्टी का टाइम 5 बजे है, मेरा काम 8 बजे ख़त्म हो रहा है, मैं 8 बजे जाऊँगी। ये तरीका होता है अपनी जगह बनाने का मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर, किसी भी जगह पे। जो जितना रोता है वो घर बैठ जाता है, फिर वो घर बैठ के भी रोता है, फिर वो घर वालों को तंग करता है। सारा मुआशरा ऐसा ही है, कोई काम नहीं करता है निकल के। ठीक है, तो वो घर घर की ये कहानी है। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मेल भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो घर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? कि मौसम बहुत सख्त है, काम बहुत सख्त है। तो इसलिए अपना एटीट्यूड आपने डेवलप करना होता है। ये उन बेटी का जवाब था जो पूछ रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, अगर आप ये कहें मैंने इलेक्ट्रिकल में ही जॉब करनी है जब मुझे काम मिलेगा, तो ये गलत बात है। आपको जो चीज़ पसंद आ रही है काम में, आपको काम शुरू कर दें, आप उस काम में आगे निकल जाएंगे। आपको खुद कोई काम पसंद है, आप उस काम को डेवलप करना शुरू करें, आपका काम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनका पेपर पैटर्न देख लें। क्वांटिटेटिव बेसिक मैथमेटिक्स इनके 80 क्वेश्चंस आते हैं, इंटेलिजेंस के 40, इंग्लिश के 80, टोटल क्वेश्चन इनके भी 200 होते हैं। तो नस्ट बिजनेस स्कूल, उसको NBS कहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त वो। अगर वहाँ से आप कोई BBA करें या इसी तरह की कोई चीज़, तो वो बहुत अच्छी है। बाकी और जगहों से भी ये अच्छी चीज़ हो रही है। लम्स इस वक्त इस फील्ड में लम्स नंबर 1 है लाहौर का, लेकिन उसकी फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची का IBA, ठीक है, वो भी इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है। मेरिट सिस्टम इसका भी सेम है, नस्ट बिजनेस स्कूल का भी, जो आपका इंजीनियरिंग का था। GI के कम लोग जाते हैं, मैं इसको गुजार देता हूँ। इसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन। और टेस्ट इनका 9 जुलाई को आ रहा है। इनके टेस्ट पैटर्न
30-30-20 ये है। इसमें फ़र्क ये है कि जो मैथ्स के और फिज़िक्स के 30 क्वेश्चन हैं इनके मार्क्स 3-3 हैं, जबकि इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है ये इससे 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इनकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है जब आप गलत करेंगे। मैथ फिज़िक्स में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप गलत करेंगे तो -1, छोड़ देंगे तो 0 है, सही करेंगे तो 3 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट के 3 मार्क्स, लेफ्ट 0, अटेम्प्ट रॉन्ग -1। इनका मेरिट सिस्टम मैट्रिक 5%, इंटरमीडिएट 10% और टेस्ट के 85%। यूईटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं नस्ट के बाद। तो यूईटी का लास्ट ईयर का मेरिट सिस्टम आपको मैं बता देता हूँ। डेट्स इसकी वापस देख लें। 5 to 8 जुलाई इनका टेस्ट कंडक्ट होने लगा है। 27 जून तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आपने हबीब बैंक वगैरह से इनका टोकन मिलता है, टोकन पे एक नंबर होता है, वो आके आपने रजिस्ट्रेशन में इन करना है, वो आपके लिए ओपन हो जाएगी। अपना डाटा फिल करें और आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, उसको प्रिंट कर लें आप। आपको एक रोल नंबर इशू हो जाएगा और टेस्ट डेट पे आपने वो पेपर या उसकी कॉपी साथ लेके जाना है। पेपर पैटर्न इसका मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, फिज़िक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, इंग्लिश के 10। 30-30-30 10 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो ये टेस्ट है 400 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन और 400 मार्क्स इसके। यूईटी में जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट 400 में से 200 ले लेता है वो हो जाता है सिलेक्ट 50%। इतना हार्ड टेस्ट होता है। तो नॉर्मली इनके टेस्ट स्कोर की एवरेज होती है 94-95, 400 में से एवरेज स्कोर क्या आता है बिलो 100। उसकी रीज़न क्या है कि इनका टेस्ट डिफ़िकल्ट है। वो आपको जैसे सर अबरार हैं अभी वो मैथ्स के बताएंगे कि उसमें काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन हार्ड क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स क्या है, तरीका क्या है, वो आपको टेस्ट की तैयारी में फिर पता लगता है। इसका मेरिट सिस्टम मैट्रिक 25%, इंटरमीडिएट 45%, टेस्ट 30%। नेक्स्ट है कुछ टिप्स हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। सर अबरार ने लिखी हुई हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आएँ और आपको गाइड करें कि मैथ्स के टेस्ट को कैसे आपने तैयार। असल में जब हम टीचर बन जाते हैं तो हम सुनाते ज़्यादा हैं, सुन नहीं सकते। तो थोड़ा सा मुझे उधर बैठ के नींद काफ़ी आ रही थी, तो अभी सर ने जगा दिया है। अच्छा बेटा, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बाकी तो ज़ाहिर बात है जब तक आप क्लास में नहीं आते आपको गो थ्रू उस तरीके से नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं। ठीक है, कुछ जनरल टिप्स होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और कुछ ऐसी होती हैं जो सिचुएशन के लिहाज से आपको बताना पड़ता है। अच्छा, इसमें आपने यूँ कर लेना है, इसमें यूँ कर लेना है। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे ये लिखा है कि ये तो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए है कि थॉरो स्टडी तो आपकी होगी कंसेप्चुअली। ठीक है, मैथ में आपको पता है कि टॉपिक्स हैं, उनके फार्मूलाज हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड ईयर का मैथ कंसेप्चुअल ज़्यादा है और फर्स्ट ईयर का मैथ फार्मूला के लिहाज से ज़्यादा है। जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो उसमें बेशुमार फार्मूलाज हैं। इसी तरह 7 चैप्टर देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, परमुटेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसी तरह 8 चैप्टर में फार्मूलाज हैं बाइनोमियल के, लेकिन उसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे शॉर्टकट्स लगाने पड़ते हैं कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो ऐसे करना है। इसी तरह सीक्वेंस सीरीज 6 चैप्टर है, उसमें भी फार्मूलाज बहुत कम हैं, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से हमें बताना पड़ता है कि अब आपने इसको यूँ शॉर्टकट करना है, एंड सो मैनी इस तरीके से है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर सकते। अगर नस के लिहाज से देखा जाए, सर ने जैसे बताया था कि 80 MCQs होते हैं मैथ के, तो 60 फिज़िक्स के हैं, तो समझिए कि 140 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथमेटिकल पोर्शन के ही हैं। फिज़िक्स में भी बहुत सी चीज़ें सर ने जैसे बताया कि नस जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आते हैं, तो वो आपने अगर कैलकुलेशन उसकी आपने सही सीखी हुई है कि कितने कम टाइम के अंदर वो करनी है, तो जैसे हम पेपर सॉल्व करते हुए एक एक स्टेप करते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं करना होता। कुछ चीज़ें आपने मेंटली कैलकुलेट करके फ़ौरन उसको
जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक देखना होता है कि इसको हम कैसे करें। जैसे अभी आगे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके अलावा भी एक दो एग्जांपल्स दूंगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। फिर नंबर 3 पॉइंट है प्रैक्टिस ऑफ एंट्री टेस्ट टाइप क्वेश्चंस। जितने भी पॉसिबल हैं नेट से अब आपको हर चीज़ अवेलेबल है, बेशुमार क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। वो अब जितने ज़्यादा करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, जितने कम करेंगे डेफिनेटली आपकी मेंटल कैलकुलेशन कम से कम होगी। तो मैथ में समझें कि आपने जैसे स्मार्टफोन और बटन वाले फ़ोन का फ़र्क है ना, तो ये समझ लें ऐसे ही है कि आम रूटीन में जैसे हम बटन वाला फ़ोन यानी आप पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब आप MCQ सॉल्व करेंगे वो स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कम टाइम के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है वो आप करेंगे और रिटन प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसको नेट से डाउनलोड कर लें और उसको रिटन करें। जितना रिटन करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपकी हाथों से भी कैलकुलेशन बहुत शार्प हो जाएगी और मेंटल कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। MCQs को सॉल्व करने की नॉर्मली 3 टेक्निक्स होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप नस का टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैथ का पोर्शन आ गया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन आप करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप देखें अगर आपको आसानी से उसकी सिचुएशन समझ आ रही है, बहुत लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फ़िलहाल छोड़ दें। देखें जो 1 to 2 लाइंस में हैं या देखने में जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे लिमिट वाले क्वेश्चन है, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, जो देखने में नज़र आ रहे हैं कि आप आसानी से कर लेंगे, वो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में करेंगे। यानी एक कॉन्सेप्ट बेस पे है, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बहुत आसान सा MCQ है, पाई इज़ एन, क्या पाई क्या होता है, रैशनल है, इरेशनल है, क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर। इतना आसान क्वेश्चन आ जाए जो कॉन्सेप्ट बेस है वो तो आप फ़ौरन अटैम्प्ट करें। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद यानी 4-5 लाइनें 6 लाइनें, तो इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करें। 1 से 2 लाइंस के अंदर जो कैलकुलेशन में हो जाए या कॉन्सेप्ट बेस है वो आप फर्स्ट फेज़ में करेंगे, करते जाएं, जो नहीं आ रहे फ़िलहाल स्किप करते जाएं। सेकंड फेज़ में उन क्वेश्चंस पे आपने आना है जो थोड़ा सा मैथमेटिकली टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कम कर सकते हैं। अब उसकी अगर आपने कोई शॉर्टकट सीखी हुई है, कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट लग जाता है, कुछ में बिल्कुल नहीं लगता, उसके जब तक 3-4 स्टेप्स नहीं होते वो क्वेश्चन पूरा नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल भी अभी दूंगा। और फाइनली फिर आपने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होता है जिसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी होती है उन्होंने, फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा रीड आउट करने के बाद जाके पता चलता है वो इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 तरतीब बना लें, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करें, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, कि जो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएं या विद इन मिनट, यानी एवरेज टाइम आपका नस के लिहाज से देखा जाए तो 200 क्वेश्चन हैं। अभी उसका टाइम कितना होता है 3 आवर्स, यानी 180 मिनट। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 53-54 सेकंड निकलती है एवरेज, ठीक है, जिसमें इंग्लिश भी है, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का अक्सर ये देखा गया कि उसके क्वेश्चन निस्बतन आसान होते हैं, ज़्यादा टफ होता है मैथ का, फिज़िक्स का, और इंग्लिश तो आपको पता ही है कि वो उन्होंने खासी टफ डाली होती है, वो उसमें ज़्यादातर बच्चे फिर हिट एंड ट्राई पे ही कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक कौन सा फंक्शन है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, पहले ये बताएं। कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, किस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, y सेपरेट हो जाता है, x और कांस्टेंट एक साइड पे होती है, ठीक है, या उसमें y की अगर एक से ज़्यादा भी टर्म्स हैं तो y की पावर 1 होगी, ठीक है। जहाँ पे y ऑलरेडी अलग हुआ हो या हो सकता है उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट, और जहाँ पे y की एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं, जैसे ये देखें y² भी मौजूद है, y की 1 पावर भी मौजूद है, तो यहाँ पे आप y को एज ए सब्जेक्ट नहीं बना सकते, y अकेला नहीं हो सकता। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करने का तरीका आपने सीखा हुआ है। देखें, पहला ट्रेडिशनल मेथड है कि हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, फर्स्ट हम x³ 3x² आ गया, आगे 3 कोफिशिएंट है उसको छोड़ दिया, y² इंटू x² पे प्रोडक्ट रूल लग गया, और आगे 2xy पे भी प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस y, यहाँ से फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी, dy/dx को इधर किया और बगैर dy/dx वाली राइट साइड पे चलेगी, और आखिर में dy/dx। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो कम से कम भी आपको 2 मिनट लग जाएंगे, जो बहुत तेज़ स्टूडेंट है उसको भी 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है।
लेकिन अब इसका शॉर्टकट देखें, क्या लिखा हुआ है शॉर्टकट कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा माइनस टाइम फ्रैक्शन के ऊपर, यानी न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू y। अच्छा, अब विद रेस्पेक्ट टू x तो चलें आपने बहुत पढ़ा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू y शायद ही कहीं पे पढ़ा हो, मेरा नहीं ख्याल पूरी सेकंड चैप्टर में कहीं भी आपने विद रेस्पेक्ट टू y पढ़ा हो। विद रेस्पेक्ट टू z पढ़ा था, विद रेस्पेक्ट टू t पढ़ा हुआ है, विद रेस्पेक्ट टू थीटा पढ़ा हुआ है, तो वही चीज़ है। अब जब आप इसको विद रेस्पेक्ट टू देखें, क्या फार्मूला है, माइनस टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस पूरी इक्वेशन में x के अलावा जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट टर्म है तो कांस्टेंट है, अगर वो x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जैसे ये देखें, ये क्या बनेगा, x की रेस्पेक्ट से 3x², ये आ गया, छोटा सा ज़रा लिखा हुआ है शायद पीछे वालों को नजर ना आए। अगली टर्म में ये जो 3y² है ये x² के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। x² का डेरिवेटिव क्या बना, 2 और 3 6xy², और ये 2xy है, इसमें 2y कोफिशिएंट बन गया, x का डेरिवेटिव 1, ये 2y आखिर में आ गया। जो आखिर में अकेली y की टर्म है वो 0 होगी, वो 0 हो जाएगी, dy/dx नहीं। अभी फिर नहीं, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये जो शॉर्टकट है ये वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि विद रेस्पेक्ट टू x करते हुए, बस इसमें आपने x को वेरिएबल समझना है, बाकी हर जो वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट होगा। अगर वेरिएबल के साथ है तो कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट टर्म है तो 0। ये देखें ऊपर यही आंसर आया, 3x² + 6xy² + 2y। अब डिनोमिनेटर में y वेरिएबल की रेस्पेक्ट से करना है। देखें ये इसमें y है, ये 0 हो गया, इसमें y है 3x² छोड़ दें, y² 2y, 6x²y, ये देखें 6x²y, फिर आगे 2xy, इसमें 2x कोफिशिएंट हो गया, y 1 हो गया, 2x और आखिर में y 1 हो गया। तो ये अगर आप इस टेक्निक को समझ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, वही जो पहले आपको टाइम लगा था। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल मैं और ज़बानी दे देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, कि आप लोगों ने कोनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। 6.2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें फ़र्ज़ करें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है सिंपल वाली, x² + y² = r², और वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें एट 1,2, यानी 1,2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ये है कि पहले आप इक्वेशन ऑफ सर्कल का लेंगे डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव में 1,2 पुट करेंगे, वो आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, उस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को और पॉइंट को लेके फिर y - y1 = m x - x1 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। ऐसे ही है। अब इसका शॉर्टकट क्या है, याद रखना है कि जो भी पॉइंट जिस कर्व के ऊपर हो ना, चाहे वो कर्व क्या हो, पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है या इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो भी कर्व है, ठीक है, जब भी आपको ये पता चल जाए कि ये कर्व या ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, आप उस पॉइंट को जो ऑप्शन में इक्वेशन दी गई है ना उसमें पुट करें। अब आपको उन्होंने कहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, नीचे ऑप्शन में उन्होंने इक्वेशन दी गई होंगी ना ABCD में, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें चारों ऑप्शन में इक्वेशन है, नन ऑप्शन नहीं है, तो आप 1,2 देखें किस इक्वेशन में पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है। सारी इक्वेशंस कभी भी नहीं होंगी, तो ये विदिन 10 to 15 सेकंड आप फाइंड कर लेंगे, या मैक्सिमम कर लें 30 सेकंड के अंदर। अगर आप सारी ऑप्शंस में भी पुट करके देखेंगे 1,2 तो आपको पता चलेगा। तो जब भी इक्वेशन फाइंड करनी हो, पॉइंट गिवन है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, या पॉइंट गिवन है और इक्वेशन फाइंड करनी हो तब भी यही काम करना है। इसी तरह की सो मैनी कह लें कि सिचुएशंस हैं जो मैंने कहा है कि क्लास में होते हुए फिर कुछ क्वेश्चन के साथ वेरी करता है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, तो इस तरह के बहुत से कह लें शॉर्टकट्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोच के जाएंगे या सीख के जाएंगे तो आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। वो जो जिस बच्चे ने फ़िज़िक्स और मैथ का पोर्शन नस्ट में बहुत अच्छा कर लिया, उसका 140 स्कोर आराम से आ जाता है। और सबसे ज़्यादा यही आपको फिर डुबोता भी है कि अगर आपने कहीं कैलकुलेशन करते हुए टाइम ज़्यादा लगा लिया, 1 मिनट से ज़्यादा बस टाइम हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे MCQ का भी टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एवरेज मैंने आपको बता दिया 53 to 54 सेकेंड, ये एवरेज है नस्ट के जो आपके 200 क्वेश्चन हैं उनके। अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही हो जाते हैं,
यानी वो विदिन 10 सेकंड हो जाते हैं, तो उसका जो टाइम बचेगा वो किसी और जगह कैलकुलेशन में काम आता है, इस तरीके से। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा आपकी तरफ से तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वो इनका जवाब मैं पहले दे देता हूँ, उसमें एक चीज़ को और इंक्लूड कर लेंगे, फिर सर जावेद की आखिर में बातचीत है केमिस्ट्री के मुतल्लिक। वो जो आप यूनिवर्सिटी बता रही हैं ना बेटा, नमल के साथ साथ बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के हमने नाम नहीं लिए। इकरा है, हमदर्द है, ठीक है, कस्ट है, ये मैं नाम लेना शुरू कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को गौर से समझें। हम यहाँ पे अभी आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको कोई बात समझाने के लिए उससे 1 महीना पहले, 20-25 दिन पहले क्यों यहाँ पे खड़े हैं? हम इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। कहाँ पे जाएं? टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। आपका क्या ख्याल है कि वो नस्ट में मीडिया नहीं पढ़ाया जा रहा या चीज़ें या इस तरह की और चीज़ें? तो वो आप जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं। चलें एक और मिसाल से थोड़ा सा अब मुझे आपको ज़्यादा वो समझाना पड़ेगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट आज आपने जाके विज़िट करनी है प्री इंजीनियरिंग वालों। प्री मेडिकल वाले भी मैंने आपको कहा था कि आप इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्सला, यूईटी टेक्सला में स्टार्ट हो चुकी है और मेरा ख्याल है यूईटी लाहौर में भी स्टार्ट हो चुकी है और इस्लामाबाद की भी किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो आप जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पे लिखा हुआ होगा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, अब उसमें जिन बेटी ने नाम लिया था नमल, उसको भी ढूंढें। फिर आप ये देखें कि क्या नमल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करवा रही या कोई इलेक्ट्रिकल वगैरह नहीं करवा रही, एयर नहीं करवा रही, मैं नाम अब ले रहा हूँ साथ, क्या हमदर्द नहीं करवा रही, इकरा नहीं करवा रही, कस्ट नहीं करवा रही, ये सब करवा रहे हैं। अब ज़रा उसमें ढूंढें कि उनका नाम पीईसी की वेबसाइट पे है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक, आपको गौर से सुने, ये एक बहुत बड़ा धोखा है कि आपको वो इंजीनियरिंग करवा देंगे, ठीक है, 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया फ़ीस लेके जब बाहर आप निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड ही नहीं है। आई एम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी जॉब। तो इसलिए ये ख़तरनाक काम है। हम नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आपकी वजह से अब नाम सारे लेने पड़े हैं। आप उनको वेबसाइट पे जाके क्या करें, चेक करें। कोई मेडिकल कॉलेज अखबार में इश्तहार दे देता है, आपका दाखिला खुदा न खास्ता पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, घर वाले कहते हैं जी हम बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को डॉक्टर, पैसे भी खर्च करेंगे, तो पहले उसे चेक करें कि वो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ एफिलिएटेड, रजिस्टर्ड, रिकग्नाइज्ड है या नहीं। वहाँ पढ़ते रहें, बाद में पता लगे कि आपकी डॉक्टरी की डिग्री जो है वो बिल्कुल फजूल है, एक कागज़ के टुकड़े के बराबर है। अभी ये बात सबको समझ आ गई? तो उन्होंने क्वेश्चन कर लिया तो वो समझ आ गई। अदरवाइज़ हमारा अपना तरीक़ाकार ये होता है कि हम किसी का नाम लेके किसी यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन जब कोई इदारा ठीक काम नहीं करेगा तो मार्केट में उसका नाम खुद ब खुद नीचे चला जाता है, और जो इदारा ठीक काम कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो हमारे पास भी आपने दाखिला लिया कोई नाम देख के, कोई चीज़ देख के। इधर बातचीत बेटा ना करें, आपस में बातें ना करें। अब हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ, अच्छा, इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि क्या एयर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एफिलिएट है या नहीं। अव्वल तो ये आपने ख़ुद जाके वेबसाइट पे चेक करना है। उनका जो लास्ट ईयर सेशन 2 साल पहले पास आउट हुआ था, उसने एहतजाज किया था यूनिवर्सिटी के बाहर ही, और उन्हें पता चला था कि भाई ये 2015 में दाखिल हुए, 19 में पास आउट हुए, तो इनकी तो डिग्री अप्रूव नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की डिग्री को सेशन टू सेशन रिकग्नाइज़ करता है। ये बात समझ आ रही है आपको? सेशन टू सेशन रिकग्नाइज़ करता है। क्यों? इसलिए कि एक सेशन में अच्छे टीचर रख के पढ़ा लिया, अगले सेशन में उन सबको फारिग कर दिया, आपने लोअर लेवल के टीचर्स ले आए,
तो वो हर साल चेक करेंगे उसको आके कि आपका इदारा उस लेवल पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2, 3, 4 इदारों के नाम लिखे थे। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप टॉप के इदारे में चले जाएं, आपको इन सब परेशानियों से आप आज़ाद हैं। आप जितने प्राइवेट इदारों में लोअर लेवल में जाएंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। फ़िज़िक्स की थोड़ी सी बातचीत के बाद फिर सर जावेद ने आ जाना है। आपका क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके बाद। जी जी जी। क्या चीज़ नाम लें दोबारा? अभी हमने बताया था कि ICS के स्टूडेंट उसी में नस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। उन्होंने यही टेस्ट दे के जाना है, केमिस्ट्री के जगह उनके क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। मीडिया साइंसेस को हम वाकई डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके लिए आप अलहदा से मैम अमरीन से डिस्कस कर लें, ठीक है। तो वो आपको उसके बता देंगे कि कौन से इदारे करवा रहे हैं। अदरवाइज़ ये लियाकत बाग पे NCA है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाहौर के NCA की वेबसाइट को विज़िट करें, ये सब आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप भी पूछ लें क्वेश्चन, बेटा आप पूछ रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन था जो आपने रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताया था NMD कैट की रजिस्ट्रेशन, तो सर उसमें आपने कहा कि हम अपनी मर्जी की डेट्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर जब हमने रजिस्ट्रेशन कराई है तो उनसे डेट्स का पूछा नहीं है, उसमें डेट्स आई नहीं है हमारे पास। देख लीजिएगा कोई चीज़ स्किप ना हो गई हो उसमें। चलें उसमें फिर मे भी बैठ जाएं। NMD कैट में अगर डेट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई होती जा रही हैं तो उन्होंने ये ऑप्शन ख़त्म कर दी हो, और नस्ट भी कई बार ये करता है, बिल्कुल कन्फाइन कर देता है, आपको 2 डेट्स दे देता है, इनमें से ही लें। तो इसलिए आप उसमें फ़िक्र ना हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, डेट अब कोई सी भी आ जाएगी आपको फिर। तो आम तौर पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आखिरी डेट्स ले लेते हैं ताकि उनको टाइम ज़्यादा मिल जाए तैयारी करने के लिए, जबकि हमारी जजमेंट में ये सारा मेकनिज़म जो होता है ये होता है क्वेश्चन बैंक पे। अभी जब UET ने यह अनाउंस किया कि हम स्मार्ट सिलेबस में से टेस्ट नहीं लेंगे, हम पूरे सिलेबस से लेंगे, तो उसकी रीज़न क्या है? उनके पास जो क्वेश्चन बैंक बना हुआ है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, इसलिए आपको पूरी बुक तैयार करके जानी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक में एडवांटेज आपको मिलता है शुरू के टेस्ट वाले स्टूडेंट्स को। जो शुरू की डेट्स में जाते हैं उसमें अक्सर ये होता है कि उनको आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जैसे जैसे वो क्वेश्चन बैंक आगे चलता जाता है वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे रहा होता है उसमें से। तो ये चूँकि क्वेश्चन बैंक बेस्ड टेस्ट्स होते हैं इसलिए इनमें शुरू की डेट्स लेना ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। मैथ के बाद फ़िज़िक्स में देखें, आखिर तक ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। एक तो आपने बुक रीडिंग करनी है थॉरोली फ़िज़िक्स की, लाइन टू लाइन। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मसलन कोई डेफिनेशन है, कोई चीज़ है, वो आपको याद होनी चाहिए। कोई यूनिट है कि मोमेंटम की यूनिट क्या है, इम्पल्स की यूनिट क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, आगे किस चीज़ की यूनिट है, फ़लाँ यूनिट क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। उसके बाद नीचे देखें एक चीज़ लिखी हुई है और ये इसका क्रक्स है। अगर आपको मसलन किसी जगह पे 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं फ़िज़िक्स में, उसमें से 6 या 7 न्यूमेरिकल आए हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल हैं, तो फ़िज़िक्स का टेस्ट टॉप वो करेगा जिसको न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो तो सब कर लेंगे। इसी तरह नस्ट में 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सपोज़ उसमें 10 न्यूमेरिकल्स आ गए, 50 दूसरे क्वेश्चंस हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से करेगा उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो अब इसमें आप ये देखें कि ये इसकी एक ट्रिक है कि आप रिथमेटिक की ये चीज़ें याद कर लें। मसलन 1/2 क्या है, 0.5 है, तो 0.5 क्या है, 1/2 है। अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना पड़े, फ्रैक्शन को डेसिमल में तो याद कर लें। 1/3 क्या है, 0.33 है, 1/4 क्या है, 0.25 है, 1/5 क्या है, 0.20 है। तो इस तरह ये चीज़ें याद करते हैं। इसी तरह कुछ स्क्वायर रूट्स हैं, √2 क्या है, 1.4 है, सबको पता है √4 तो 2 है, तो √5 क्या होगा, वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। इसी तरह आपको किसी जगह पे कैलकुलेशन करते हुए
क्या आ गया, √34। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। √36 6 होता है, तो वो 6 से थोड़ा पीछे है, 5.8 होगा। तो इसमें आपने घबराना नहीं है कि वो आपको मिलेगा नहीं। कोई भी नंबर आ जाए वो 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के कहीं दरमियान में होगा ना, तो उसका नंबर उसके दरमियान में कहीं वेरी कर रहा होगा, तो आप उसको चूज़ करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आंसर तक अप्रोच करना होता है। एमसीक्यूज़ में अप्रोच करने में और एग्जैक्ट आंसर तलाश करने में फ़र्क होता है। जो एग्जैक्ट आंसर तक जाते हैं उनके आखिर पे 15-20 क्वेश्चन रह जाते हैं, और जो अप्रोच कर रहे होते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि इतनी कैलकुलेशन की तो पहली और चौथी ऑप्शंस तो आ ही नहीं सकती इसमें, थोड़ा सा और आगे बढ़े उन्हें पता है तीसरी भी नहीं हो सकती, तो अब आपने एग्जैक्ट आंसर तक नहीं जाना, आपको पता लग गया 3 ऑप्शंस आप गलत कर चुके हैं, यही ठीक है, उसको टिक करके आगे चलें। दिस इज़ द मेथड, ये स्मार्ट वे है। इसी को हम कह रहे थे शुरू में कि जो स्मार्टली डिसीजन कर रहे होते हैं कैलकुलेशन, वो आगे जाते हैं। तो फिज़िक्स की टिप आपको मैंने ये दे दी। इसके अलावा आपने चीज़ें बाकी वो प्रैक्टिस में आएंगी। अब मैं सर जावेद को दावत दूंगा कि वो आएँ और आखिर पे केमिस्ट्री के मुतालिक थोड़ी सी बातचीत करें। इंग्लिश की टिप्स इस पर लिखी हुई है, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपने कि सीक्वेंस को कभी भी फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने एक क्वेश्चन जो आते जा रहे हैं वो करते जाना है। और फिर जब भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम हो तो बच्चों उसमें अपने टाइम को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3 स्टेजेस पे, और मल्टीपल चॉइस को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें। स्टेज नंबर 1 सबसे जो है वो समझ लें दरमियाना होता है, मिड वाला स्टेज सबसे बड़ा होगा, और एंड वाला स्टेज बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम रखना है हमने। सबसे शुरू में हमने क्या करना होता है बच्चों, सपोज करें मेरे पास 100 मल्टीपल चॉइस आ गए, तो मैं एक सीक्वेंस से क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, और जो क्वेश्चन मुझसे होते जा रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहे हैं, उनको मैं फिल करता जा रहा हूं, और जो मुझसे नहीं हो रहे या जिन पे मुझे सोचना पड़ रहा है वो उन क्वेश्चन को मैं हाथ नहीं डालूंगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। जब मुझसे 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस, मुझे लगेगा कि मेरे 5 मल्टीपल चॉइस ठीक हो गए, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेरा ठीक हो जाना है। इस पे मुझे कोशिश करनी चाहिए कि 30 to 40 मिनट्स लगा के मैंने पूरे पेपर को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, अब मेरे पास इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये वो क्वेश्चन इसमें मैंने अटैम्प्ट करने हैं जो मुझे आते हैं, लेकिन उन पे मुझे सोचना पड़ रहा है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। और इन क्वेश्चन को आपने बच्चों कैसे करना है कि इन क्वेश्चन को जब आप एक सीक्वेंस से जब इनको करना शुरू करेंगे तो आप कोशिश करें कि इन पे टाइम लग रहा है, और इस पे टाइम भी बढ़ा दें, तकरीबन 1 से 1.5 आवर आप इस पे रख सकते हैं। और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएं, फिल करते जाएं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इनसे भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। तीसरा टाइम, मेरे पास सबसे कम टाइम मैंने जिसको देना है, मुझे क्वेश्चन आते ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन आते ही नहीं है, मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ भी लिया तो मुझे कोई पता नहीं है, वैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसकी। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक तो मुझे लाजिम बात है तुक्का ही लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग जैसे नस्ट में नहीं है, एमडी कैट में इस दफ़ा नहीं है, आपको पता ही है बच्चों, तो नेगेटिव मार्किंग ना हो तो मुझे तो पंगा लेना चाहिए उन क्वेश्चन से, तो उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट आ जाएगा, आप देखिएगा। और 2 पेजेस आपका दिमाग में बैठ भी जाएंगे, आपको याद भी रहेंगे। लेकिन अगर आपके बड़े बड़े नोट्स होंगे ना, उनको खोल खोल के देखते रहेंगे, कभी याद नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले चैप्टर को आप रिड्यूस करें, यानी जितना चीज़ें कम से कम करते जाएंगे इतना फ़ायदा होगा। फिर दूसरा बच्चों, जब तक हम मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। कहा जाता है आमतौर पर, आपने देखा होगा जितने एंट्री टेस्ट के टीचर्स हैं वो आपको बताते होंगे कि आमतौर पर 90% चांस होता है कि वही बच्चा मल्टीपल चॉइस कर सकता है जो उसने देखा होता है। जो मल्टीपल चॉइस मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है वो मैं ठीक करूँगा। 10% बच्चे ऐसे हो सकते हैं बच्चों जो अनसीन मल्टीपल चॉइस भी कर लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर मल्टीपल चॉइस की डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग ज़्यादातर नज़रों से मल्टीपल चॉइस नहीं गुजरे हुए, तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मिनिमम 30 मल्टीपल चॉइस डेली अगर एक चैप्टर के आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे करते हैं, तो मेरे ख्याल में आप 10 से 15 दिनों में शॉर्ट टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। तो ये चंद बातें थी। अगर कोई और चीज़ आप पूछना चाहें, मैंने केमिस्ट्री को इसलिए डिस्कस नहीं किया बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिक्स बैठे हैं, तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी तरीके से केमिस्ट्री के भी सवाल आते हैं, लेकिन सबसे आसान पोर्शन केमिस्ट्री का ही होता है बच्चों, इसलिए इसमें ज़्यादातर बच्चों के ज़्यादा स्कोर आता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कोई सवाल है तो बता दें।
शुक्रिया स्टूडेंट्स, आपने इतनी गर्मी में इतनी सख्त बातचीत जो है वो सुनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को आज ही जाके आपने क्या करना है, विज़िट करना है। वहाँ से अपने रिक्वायरमेंट की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।